हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आ रहा है स्टूडेंट। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हो स्टूडेंट। आज अपन कल अपनों ने क्वेश्चन किया स्टूडेंट। क्वेश्चन करने के बाद स्टूडेंट आज अपन बात करेंगे कुछ अलग टॉपिक की, जिसमें अपना एक तो आता है आपके विलेयता। विलेयता क्या होती है स्टूडेंट? ठीक है, पदार्थ की अधिकतम मात्रा जिसमें एक विशेष तापमान पर विशेष दबाव पर विलायक की में घोला जा सके। ठीक है, विलेयता। आज अपन बात करेंगे विलेयता। कुछ स्टूडेंट आज थ्योरेटिकल टर्म होगी जो आपके काम आएगी। विलेयता क्या होती है? विलेयता यानी घोलने की क्षमता। इसमें निश्चित तापमान होता है स्टूडेंट और निश्चित दाब होता है। निश्चित तापमान व निश्चित दाब। वॉल्यूम चाहिए, तापमान चाहिए, दाब चाहिए। विलेयता सोल्यूबिलिटी। विलेयता सोल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी। विलेयता क्या होती है गाइज? ये देखिए गाइज, विलेयता। विलेयता विलेयता का मतलब क्या सुने? पदार्थ की अधिकतम मात्रा जिसमें एक विशेष तापमान और दबाव पर विलायक की एक निश्चित मात्रा निर्देशित मात्रा में घोला जा सकता है, विलेयता कहलाती है। ठीक है, विलेयता। विलेयता क्या होती है? पदार्थ की पदार्थ की विलेयता अधिकतम मात्रा है ना। पदार्थ की अधिकतम मात्रा होगी स्टूडेंट, ये अधिकतम मात्रा जिसमें एक निश्चित घोलने की क्षमता कह सकते में एक निश्चित तापमान व दाब पर तापमान व एक निश्चित तापमान व दाब पर एक निश्चित तापमान व दाब पर विलायक की एक पर्टिकुलर या निर्देशित मात्रा को घोला जा सकता है। मात्रा को घोला जा सकता है। विलायक की मात्रा घोलनी जानी चाहिए, वो क्या कहलाती है? विलेयता। स्टूडेंट ये विलेयता विलायक की क्षमता पर निर्भर करती है स्टूडेंट। जितना ज्यादा विलायक होगा उतनी ज्यादा कोई चीज विलेय होगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर पानी कम है और आपने नींबू ज्यादा ले लिया है, नींबू का रस, तो आपके नींबू का रस कैसे घुलेगा? पानी ज्यादा चाहिए स्टूडेंट। इसका मतलब यही है विलेयता, घोलने की क्षमता। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट पॉइंट आएंगे स्टूडेंट जो आपको याद रखने हैं। यानी विलेयता विलेय व विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। विलेयता लिख देता हूं। विलेयता विलेय क्या क्या होगा? विलेय विलायक कौमा विलायक की प्रकृति तापमान व दाब पर निर्भर करती है। तापमान कितना और दाब कितना है? तापमान व तापमान व दाब पर निर्भर करती है। दाब पर निर्भर करती है। उसका तापमान क्या है, उसका दाब क्या है, सभी पर ये निर्भर करती है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात स्टूडेंट ये आता है डिसोल्यूशन। यानी जब किसी चीज को घोला जाता है तो क्या होता है स्टूडेंट? विघटन। विलेयता से संबंधित है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन या विघटन, इसका मतलब होता है स्टूडेंट सेम को सेम ही घोलता है। जैसे लोह को लोहा काटता है, उसी प्रकार स्टूडेंट क्या होता है इसमें, ये देखिए, समान विलेय समान विलायक में समान विलायक में समान विलेय समान विलायक में घोला जाता है। समान विलेय समान विलायक में घोला जाता है। स्टूडेंट कैसे घोला जाएगा स्टूडेंट? देखिए, आपके एक स्टूडेंट H2O में H2O में H2O में HCl को घोला जा सकता है। H2O में HCl को घोला जा सकता है। दूसरी बात, H2O में NaCl को भी घोला जा सकता है। एग्जाम्पल है स्टूडेंट ये, H2O में NaCl को भी घोला जा सकता है। घोला जा
सकता है। स्टूडेंट इसकी एक बात समझना स्टूडेंट, परंतु H2O में बेंजीन को नहीं घोला जा सकता, परंतु H2O में बेंजीन को नहीं घोला जा सकता, बेंजीन को नहीं घोला जा सकता। ये डिसोल्यूशन की प्रकृति है स्टूडेंट। डिसोल्यूशन का मतलब होता है विघटन, और विघटन कब होगा स्टूडेंट? एक विलयन कब बनेगा? जब आपके रिएक्टेंट भी समान उसमें समाप्त हो जाए और प्रोडक्ट बन जाए, यानी आपने विलय और जो विलाय घोला है उसका सॉल्यूशन बन जाए। जो आपने सॉल्यूट लिया है, जो आपने सॉल्वेंट लिया है, उसका क्या बन जाए? एक सॉल्यूशन बन जाए। स्टूडेंट ऐसा क्या होता है स्टूडेंट? दो आपके सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट, दो प्रकार के सॉल्यूशन में। एक होता है स्टूडेंट नॉन पोलर, नॉन पोलर। एक होता है स्टूडेंट पोलर, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है स्टूडेंट इसके लिए। पोलर सॉल्यूशन है, इसके लिए म्यू द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं इसको, नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर म्यू इक्वल टू जीरो। ये अध्रुवीय विलायक बोलते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट अध्रुवीय, और यहाँ पर सॉल्वेंट, और ये पोलर सॉल्वेंट स्टूडेंट, सॉल्वेंट अध्रुवीय, ये ध्रुवीय विलायक स्टूडेंट। ये माजरा क्या है सर? ये माजरा आपके 11th में स्टूडेंट। इसमें मतलब स्टूडेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको ऐसे शो किया जाता है स्टूडेंट, जिस तरफ स्टूडेंट ये साइन होता है तीर का, उस तरफ माइनस एटम, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये बताता है लो ईएन एटम, लो ईएन एटम, ठीक है स्टूडेंट, और ये हाई ईएन एटम, हाई ईएन एटम। हाँ स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है ये एक दिशीय प्रकृति का होता है स्टूडेंट, यानी एक दिशा में जुड़ जाती है। अगर स्टूडेंट HCl में एच एफ की बात करूं स्टूडेंट, एच एफ में इस तरफ आएगा ये चार्ज। अगर दो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट जिसके बीच में एक एच एफ है, हाइड्रोजन के साथ HF2 है, इस प्रकार से, तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट? एक दिशा में जुड़ जाएगी। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है स्टूडेंट? वेक्टर क्वांटिटी होने से पोलर होगा, नॉन पोलर जुड़ेगी, म्यू का मान क्या आ जाएगा स्टूडेंट? अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी का मान क्या आता है स्टूडेंट? म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट इसका मान पोलर सॉल्वेंट के लिए जीरो नहीं आएगा, अगर एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी तब आ जाएगा स्टूडेंट, तब आ जाएगा भाई। हाँ सर बताइए आप। अब देखिए स्टूडेंट, ये पोलर सॉल्वेंट समझ में आया, नॉन पोलर सॉल्वेंट समझ में आया। पोलर सॉल्वेंट म्यू का मान नॉट इक्वल टू जीरो, और नॉन पोलर सॉल्वेंट म्यू इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, जैसे मैं आपके सामने एक पानी का एग्जांपल लेता हूँ, एक बेंजीन का लेता हूँ स्टूडेंट, बेंजीन वाला भी बता देते हैं बच्चे। सर बहुत सारे मास्टर बता तो देते हैं सर, लेकिन ये है कैसे वो देखो स्टूडेंट। आज डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, इसकी वैलेंसी स्टूडेंट एक हाइड्रोजन है, इसके बाद इसकी वैलेंसी सर, इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन है सर सभी के पास, एक एक हाइड्रोजन है सर सभी के पास, एक एक हाइड्रोजन है सर सभी के पास, एक एक हाइड्रोजन है सर सभी के पास। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, एक एक हाइड्रोजन है सर सभी के पास। अब विद्युत ऋणता चेक करना स्टूडेंट, विद्युत ऋणता चन्नो SPX, चन्नो SPX, विद्युत ऋणता डबल बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन किस प्रकार से होगी स्टूडेंट? विद्युत ऋणता ये H2O स्टूडेंट, H2O का मतलब स्टूडेंट ऐसे ऑक्सीजन जुड़ा है और ऐसे है। अब बताओ स्टूडेंट, मेरे को H है, ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा स्टूडेंट? ये ऐसे जा रहा है, इसकी वेक्टर क्वांटिटी ऐसे जा रही है, तो इसकी भी स्टूडेंट ऐसे ही तो जाएगी, ये इसकी भी तो ऐसे ही जाएगी स्टूडेंट, नॉट इक्वल टू म्यू इक्वल टू जीरो। ये इसी प्रकार से है, ये इसी प्रकार से, ये पोलर सॉल्वेंट और ये क्या है, कौन सा है कि नॉन है पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर कोई ना कोई सर इसका मान आएगा स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन इधर खींचेगा और ये हाइड्रोजन इसको इधर खींचेगा स्टूडेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी और म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये आपस में जुड़ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, एक दिशा में होती है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसका क्या होगा, ये नॉन पोलर कैसे है स्टूडेंट? ये नॉन पोलर यानी आपकी दिशा चेंज होनी चाहिए स्टूडेंट। ये विद्युत ऋणता डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है या डबल बॉन्ड की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है स्टूडेंट? देखिए, हाँ स्टूडेंट देखिए,
यहाँ पर बेंजीन बता रहा था सर। वाटर की स्ट्रक्चर देखना स्टूडेंट, आपको ध्यान से देखोगे तब आपको ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी स्टूडेंट, ऐसी मिलेगी। यहाँ पर लोन पेयर मिलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। 6 बॉन्ड बनाता है स्टूडेंट, ऐसे 2 लोन पेयर मिलेंगे जो ऐसे मिलेंगे। स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है स्टूडेंट ये। इसका सर इस तरफ आएगा सर, नहीं सर सर सॉरी सर सॉरी, इसका इस तरफ बनेगा। ऑक्सीजन भी अधिक विद्युत ऋणात्मक एटम है, इधर स्टूडेंट दोनों साइड में जाएगी तब जुड़ेगा ना, म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब ये पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर सॉल्वेंट है। ये समझाना बच्चों को इसलिए जरूरी हो जाता है, ये बातें तो 11th क्लास की है, लेकिन बच्चा सर पोलर नॉन पोलर करता रहता है, सर बता जाते हैं पता नहीं चलता। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट, चन्नो एसपीएक्स, इसमें स्टूडेंट sp3 संकरण और sp ट्रिपल बॉन्ड है स्टूडेंट, sp हाइब्रिडाइजेशन है, डबल बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सिंगल बॉन्ड है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर इसकी En की बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ट्रिपल बॉन्ड की, फिर डबल बॉन्ड की, फिर सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है, ये होता है En ऑर्डर, En ऑर्डर, ये होता है स्टूडेंट। अब बताओ मेरे को En ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा है सर, ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, डबल बॉन्ड बता दो मेरे को। तो डबल बॉन्ड का सर आपका ज्यादा है तो आपके डबल बॉन्ड इस तरफ है, इस तरफ रहेगी। अब सिंगल बॉन्ड है, अब बताओ स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड है इसमें तो इसकी इस तरफ रहेगी। एक तो इस तरफ से आ रहा है, हाँ सर डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव हो रहा है, कोई बात नहीं है। अब एक बॉन्ड पे बता देता हूँ, यहाँ पर एक इस तरफ से जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव। अब मेरे को बताओ स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब स्टूडेंट ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, तो दोनों जुड़ थोड़ी रहे हैं, अपोजिट है, पोजीशन है, इसलिए म्यू इक्वल टू 0। अपोजिट हो जाए तो एक इस तरफ और एक इस तरफ को कैंसिल कर देगा, ये डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल होता है, इसलिए म्यू इक्वल टू 0, इसलिए क्या है, नॉन पोलर, नॉन पोलर है। तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट, भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया स्टूडेंट, इसकी इस तरफ इसकी इस तरफ, क्योंकि ट्रिप डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है स्टूडेंट, ट्रिपल बॉन्ड होता तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ, और इसमें सिंगल बॉन्ड है स्टूडेंट, इसलिए पोलर सॉल्वेंट होता है उसमें पोलर ही घुलेगा, सेम प्रकृति के सेम ही सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए सॉल्युबिलिटी पे ये कंसेप्ट आता है, अगर किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण करना है तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर ही घुलेगा, ये आता है स्टूडेंट। अब इसके बाद में स्टूडेंट आपके पास आता है क्रिस्टलीकरण। हाँ स्टूडेंट ये आते हैं, ये कुछ टॉपिक है स्टूडेंट छोटे छोटे पूछा जाता है। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये कुछ टॉपिक है जो स्टूडेंट बहुत ही अच्छे टॉपिक है, पूछ लिए जाते हैं। क्रिस्टलीकरण क्या होता है स्टूडेंट, कुछ विलय विलयन में कोलाइड के रूप में ठोस विलय के साथ उपस्थित रहते हैं, उन्हें अलग करना मुश्किल होता है, ठीक है, उन्हें अलग करना। कुछ विलय, कुछ क्रिस्टल के फॉर्मूला, कुछ विलय, कुछ विलय विलयन में कोलाइड के साथ, जो पूर्ण रूप से ना तो आपके कठोर हो ना ही पूर्ण रूप से लिक्विड हो, कोलाइड, कुछ विलय विलयन में कोलाइड के रूप में, कोलाइड के रूप में ठोस विलय के साथ, ठोस विलय के साथ उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उन्हें पृथक करने की प्रक्रिया, उन्हें उन्हें पृथक करने की प्रक्रिया, पृथक करने की प्रक्रिया, पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पृथक करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। उन्हें पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। उन्हें पृथक करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण है कहलाती है दोस्त। यानी इसमें कुछ विलय तो होंगे आपके विलयन में कोलाइड के रूप में, और कुछ विलय होंगे स्टूडेंट आपके ठोस के रूप में, यानी जो पूर्ण रूप से ना तो ठोस हो ना ही पूर्ण रूप से द्रव, ऐसे विलयन को पृथक कर लिया जाता है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अब इसके बाद स्टूडेंट आपके पास आता है संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त
विलियन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वह असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। एक साथ पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। एक संतृप्त मतलब ऐसा विलयन जिसमें जितनी फिक्स अमाउंट में विलय चाहिए विलय हो, फिक्स अमाउंट में सोल्यूट हो, और उसमें अन्य विलय को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है। समान ताप व दाब पर, हाँ स्टूडेंट, संतृप्त विलयन व असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें, ये जरूरी है स्टूडेंट, ऐसा विलयन जिसमें, मेन यही पॉइंट है, जिसमें समान ताप व दाब पर, समान ताप व दाब पर ना तो विलेय ना ही विलयन मिलाया जा सके, ना ही विलयन विलायक मिलाया जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाता है। ये हो गया स्टूडेंट। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन स्टूडेंट जिसमें आप क्या कर सको स्टूडेंट, ऐसा विलयन जिसमें एक अधिक मात्रा में हो, ठीक है, इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, हाँ स्टूडेंट। अब असंतृप्त विलयन की परिभाषा लिख देते हैं। असंतृप्त विलयन सेम यही होगा, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त, असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, ऐसा विलयन जिसमें समान ताप व दाब पर, जिसमें समान ताप व दाब पर, ताप व दाब पर विलय को मिलाया जा सकता है, मिलाया जा सकता है। स्टूडेंट ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट समझनी। ये बता दिया है असंतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद में है स्टूडेंट अलग टॉपिक, ठोस की द्रव में विलेयता, यानी ठोस को द्रव में किस प्रकार से घोलेंगे। ठोस की द्रव में विलेयता, सोल्यूबिलिटी इन, ठोस की द्रव में विलेयता, सोल्यूबिलिटी इन लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता, द्रव में किस प्रकार से विलय होगे, क्या विलेयता है स्टूडेंट इसकी देखिए। ये अपना ठोस की द्रव में विलेयता। इसमें क्या है स्टूडेंट, ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक में तथा अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक में घोला जा सकता है स्टूडेंट इसमें। ठीक है, और ये मैंने करवा दिया स्टूडेंट। और क्रिस्टलीन विलय विलायक में समान हो जाए उसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन ए सॉलिड। हाँ स्टूडेंट, इसमें कौन से ठोस के द्रव में विलय था, इसका मतलब स्टूडेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट, सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट, ठीक है। और पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट रिएक्ट, इन दोनों को पोलर के साथ पोलर रिएक्ट करेगा, नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर रिएक्ट करेगा स्टूडेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट एग्जांपल दे चुका हूँ। HCl H2O एग्जांपल दे देता हूँ स्टूडेंट। इसमें कौन सा एग्जांपल, बेंजीन, बेंजीन इन CCl4, क्लोरोबेंजीन में घोला जा सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। इसका है H2O प्लस NaCl का जो मिश्रण होगा वो आपके पोलर सॉल्वेंट कहलाएगा। ये एग्जांपल है।
अब इसके बाद स्टूडेंट, ये सिर्फ करने के बाद एक आपके डायनेमिक इक्विलिब्रियम आता है स्टूडेंट। ये जो आपके इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में है उसमें है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है स्टूडेंट डायनेमिक इक्विलिब्रियम? जैसे अपन गतिशील साम्यावस्था कहते हैं, गतिशील साम्य अवस्था कहते हैं। सभी में स्टूडेंट अभी तक ताप समान, दाब समान स्थिर होगा, ठीक है, एट कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर। डायनेमिक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टूडेंट, ये आपके इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में है जो क्लास 11th में, लेकिन बता देते हैं क्या होता है स्टूडेंट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ऐसी अवस्था जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाए, उसे बोलते हैं अपन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। या मोल ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, नहीं मोल नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मोल नहीं कह सकते अपन, कंसंट्रेशन है उसको इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम गतिशील साम्यावस्था, गतिशील साम्यावस्था, साम्यावस्था स्टूडेंट, इसके बारे में आप पढ़ के आए स्टूडेंट। गतिशील साम्यावस्था ऐसी अवस्था जिसमें ऐसी अवस्था जिसमें अभिकारक जिसमें अभिकारक की सांद्रता रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन, अभिकारक की सांद्रता प्रोडक्ट उत्पाद की सांद्रता के उत्पाद की सांद्रता के बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है समान ताप व दाब पर, समान ताप समान सॉरी 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 समान नहीं है, स्थिर ताप व दाब पर, स्थिर ताप व दाब पर। तो ऐसी आपकी सिचुएशन क्या कहलाती है? गतिशील साम्यावस्था कहलाती है स्टूडेंट। जैसे एक रिएक्शन ए प्लस ए है, साम्यावस्था को ऐसे साइन में शो करते हैं, यानी जितनी कंसंट्रेशन इतनी है यही उतनी है। रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने के लिए आप लासा तेलिए का नियम का उपयोग करते हैं, वो आपको बाद में बताएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब आएगा आगे स्टूडेंट, ये आपके साम्यावस्था का साइन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम साइन, यानी रिएक्शन इधर भी जा सकती है इधर भी आ सकती है, दोनों वे में चलती है। उत्पाद की सांद्रता और रिएक्टेंट की सांद्रता बराबर हो जाती है स्थिर ताप व दाब पर। इसमें दाब भी स्थिर है स्टूडेंट, स्थिर ताप व दाब पर, ठीक। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास अगली चीज आती है, वो आती है आपके जो सबसे अच्छी चीज है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी ऑन ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। तापमान का प्रभाव विलेयता ठोस की लिक्विड ठोस की द्रव में विलेयता का, ठोस की द्रव में विलेयता का तापमान पर प्रभाव, तापमान ठोस की द्रव में विलेयता का तापमान, ठोस की द्रव की विलेयता में, ठोस की द्रव की विलेयता में, ठोस है द्रव में किस प्रकार है, तापमान का प्रभाव, तापमान का प्रभाव, तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट। आप लासा तेली के नियम बताऊंगा मैं स्टूडेंट यहाँ पर, इसमें किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। इसका फॉरवर्ड, इसमें एक बात याद रखने वाली है बस, सोल्यूबिलिटी विलेयता, विलेयता कब डिक्रीज होगी कब इंक्रीज होगी, विलेयता है आपके सोल्यूबिलिटी। आपके अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, डेल एच है उसका मान आपके 0 से ज्यादा हो रहा है, यानी रिएक्शन पॉजिटिव है। एक स्टूडेंट विलेयता जब एंडोथर्मिक के लिए विलेयता किस प्रकार से होगी और एक्सोथर्मिक के लिए विलेयता किस प्रकार से होगी, ये याद रखना स्टूडेंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अभी तक मैंने किसकी बात की है, सबसे पहले तापमान का प्रभाव की बात की है, तापमान का प्रभाव लिख देता हूँ, तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है स्टूडेंट्स। एक बात याद रखना, तापमान आप जब भी बढ़ाओगे स्टूडेंट, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक,
तापमान बढ़ाने पर अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इसको हीट क्या है, एंडोथर्मिक में हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब की जाती है और एक्सोथर्मिक में बाहर निकालता है स्टूडेंट। इसका मतलब रिएक्शन उष्माशोषी है, उष्माशोषी है स्टूडेंट, रिएक्शन उष्माशोषी है। और इसका मतलब क्या है, जब डेल एच का मान स्टूडेंट क्या आ जाए, 0 से कम आ जाए, रिएक्शन आ जाए नेगेटिव में, तो इसे बोलते हैं उष्मा छेपी, उष्मा का बाहर आना, उष्मा छेपी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक तो एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। सोल्यूबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सोल्यूबिलिटी, सीधा सा बात याद रखना स्टूडेंट, अगर आपके रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो आपकी सोल्यूबिलिटी है वो आपके इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर रिएक्शन आपके क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो आपकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सर हमें कब पता चलेगा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कब पता चलेगा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हम किस लिए हैं भाई, हम किस लिए हैं। यहाँ पर ए प्लस बी है स्टूडेंट, ए प्लस बी है, कोई प्रोडक्ट सी बना रहा है स्टूडेंट, ए प्लस बी है प्लस कोई प्रोडक्ट सी बना रहा है, मान लीजिए ये प्लस 20 किलो कैलोरी निकाल रहा है। एक रिएक्शन ए प्लस बी है, वो आपकी सी बना रही है, ये -23 किलो कैलोरी दे रही है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, एक रिएक्शन ये है, दोनों में एंडो कौन सी है, एक्सो कौन सी है स्टूडेंट, जिसमें पॉजिटिव का साइन दिखे वो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, और जिसमें माइनस का साइन दिखे वो एक्सोथर्मिक है। यानी स्टूडेंट इसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक में आपको दी जाती है रिएक्शन, यानी जो हीट है स्टूडेंट वो यहाँ पर काम कर रही है, ए प्लस बी है वो यहाँ पर हीट यहाँ काम कर रही है स्टूडेंट, और तब ये प्रोडक्ट बन रहा है। याद रखना ये एंडोथर्मिक में है। एक्सोथर्मिक में ए प्लस बी बन रहा है, सी जा रहा है, और यहाँ पर जो हीट है वो बाहर निकल रही है स्टूडेंट। ये आपके एक्सो वाला है और ये आपके एंडो वाला है स्टूडेंट। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम में ध्यान रखना पड़ता है, आपको बता दिया मैंने। ये लासतेलिए प्रिंसिपल और कहता है स्टूडेंट, ठीक है, लासतेलिए प्रिंसिपल, इसमें लासतेलिए प्रिंसिपल भी क्या कहता है स्टूडेंट, वो भी बता देता हूँ, फिर इसको अपन खत्म करते हैं स्टूडेंट। आज का लेक्चर थोड़ा काफी बड़ा हो गया है, अब लासतेलिए प्रिंसिपल बता देता हूँ। लासतेलिए एक वैज्ञानिक आया था, लासतेलिए, उसने क्या कहा था, लासतेलिए सिद्धांत क्या कहा था, टेम्परेचर का प्रभाव बढ़ाया था उसने। लासतेलिए सिद्धांत कहा था, अगर रिएक्शन उस दिशा में जाने का लिए समय होता जाएगी, जिधर आप क्या करोगे उसको बल लगाओगे उसके विपरीत जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है, देखो अगर ए प्लस बी है, कोई रिएक्शन है, प्लस इसको हीट दे, प्लस हीट दे, अगर ये रिएक्शन साम्यावस्था की बात करें तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी या फॉरवर्ड। ए प्लस बी है, इसको मैंने हीट दी, इसको मैंने, ये हीट रिलीज कर रही है, ये हीट निकाल रही है स्टूडेंट, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी फॉरवर्ड। रिएक्टेंट पे बताइए स्टूडेंट, ये सी है, यहाँ पर भी सी रिएक्टेंट है। इसने क्या बताया, अगर रिएक्शन को हीट देंगे तो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, अब टेम्परेचर बढ़ाया, आप जो काम करोगे ना वो उससे उल्टा होगा। आपने टेम्परेचर दिया है इसको, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर कम करना है, तो आप रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, रिएक्शन आगे की तरफ भागेगी, आगे जाएगी तो आपकी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिएक्शन आगे जा रही है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, टेम्परेचर दिया और आपका प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब जो कंसंट्रेशन बढ़ी थी यहाँ पर, जिसका टेम्परेचर बढ़ा था रिएक्टेंट का, वो कम हो गया, रिएक्शन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। ये स्टूडेंट लासतेलिए नियम, तीन चार बातें बताई थी उसने, लेकिन ये अपने मेन है इसलिए बता देता हूँ। इसमें हीट रिलीज हुई है, मतलब आपने क्या हीट दी है, टेम्परेचर इसका क्या किया, डिक्रीज किया है, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट, डिक्रीज कर दिया, ये इधर आएगी, रिएक्शन बैकवर्ड, रिएक्शन क्या जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड। समझ में आ गया, फॉरवर्ड आगे क्यों जा रही है, टेम्परेचर कम हो, इसमें कम हो गया तो ये अपना बढ़ाना चाहेगी, इस तरफ आएगी, तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट, इसमें प्रोडक्ट का, इसमें रिएक्टेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और इसमें क्या है, प्रोडक्ट डिकम्पोज, डिकम्पोज होगा, और ये क्या होगा, रिएक्टेंट फॉर्म होगा, रिएक्टेंट आपके इंक्रीज होगा। ये स्टूडेंट, और जो बातें हैं काफी इफेक्ट ऑफ प्रेशर की,
इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो रहा है स्टूडेंट, इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर पर सॉलिड और लिक्विड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हैं। 2 नंबर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव, क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं है। दाब का प्रभाव द्रव व ठोस पर नहीं पड़ता है। ठोस पर नहीं पड़ता है, केवल गैस पर पड़ता है। गैस वाला स्टूडेंट आपको हेनरी बताएगा, ठीक है, पर पड़ता है ये स्टूडेंट। इसके बाद में हेनरी लॉ पढ़ेंगे, जो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। हेनरी लॉ आ जाएंगे, फिर उसके एग्जाम्पल करेंगे स्टूडेंट। आज का लेक्चर कैसा लगा बताइए स्टूडेंट।